and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज अपन अपनी टेक्स्ट बुक का सबसे पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं. दैट इज फ्रॉम हनी ड्यू और चैप्टर का नाम भी क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ लेसन है, थोड़ा सा लेंथी सा भी ये लेसन है. तो शायद ऐसा हो सके कि अपना वीडियो थोड़ा लंबा चले. वीडियो भले ही थोड़ा लंबा चले, लेकिन मैं किसी भी तरह आपका इंटरेस्ट इस लेसन में बरकरार रखना चाहूँगा. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो फॉर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम हनी ड्यू. Spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. अभी अपने जो लेखक है वो अभी कहाँ पे है? तो अपने लेखक वो कोई जंक शॉप पे गए हुए हैं या कबाड़ी वाले के यहाँ गए हुए हैं और वहाँ पे उन्हें एक रोल टॉप डेस्क दिख जाता है जिस पे हम बैठ के लिख सकते हैं, ऐसा डेस्क. लेकिन ये रोल टॉप में क्या होता है कि उस पर लिख भी सकती है और उसमें थोड़े बहुत ड्रॉर्स वगैरह भी होते हैं, तो अपन लोग अपनी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं. तो हुआ क्या कि जब वो कबाड़ी वाले के पास गए तो कबाड़ी वाले ने बताया कि ये अर्ली 90s का है. अर्ली 90s मीन्स 1901 से 1910 तक का या 1915 तक का इसे बोल सकते हैं. ये ऑक का बना हुआ है. ऑक एक एक्सपेंसिव वुड है. एक एक्सपेंसिव वुड से वो पूरा रोल टॉप टेबल बना हुआ था. हैड वांटेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव. लेखक को भी या अपने ऑथर को भी ऐसा एक चाहिए तो था, लेकिन वो जो कोई भी नया लेने जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, काफ़ी कॉस्टली पड़ता था और लेखक को ये अनुकूल नहीं आता था कि वो एक ले सके. राइट. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down one side. लेखक ने देखा या ऑथर ने वहाँ पे देखा तो उनको ये इतना पता चल गया कि उसका एक पैर टूटा हुआ था. हाँ, किसी ने उसे रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर से की हुई थी, लेकिन इट वॉज अ क्लमजी वर्क या लेजीली उसे किया गया था, तो अच्छी तरह से वो मैंड या अच्छी तरह से वो रिपेयर नहीं हुआ था. टेबल के एक साइड पे स्क्रॉच मार्क्स भी थे. ओके, जलने के निशान जिसे हम बोलते हैं उसे स्क्रॉच मार्क्स बोलते हैं, वो जलने के निशान भी थे. ऑल डाउन वन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर द वेरी लिटल मनी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और वो कबाड़ी वाला बहुत ही कम पैसों में वो दे रहा था. लेखक को ऐसा लगा या ऑथर को ऐसा लगा कि चलिए हम एक ले लेते हैं और इसको रिस्टोर कर देंगे. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. एब्सोल्युटली अपने जो ऑथर है उनको तो ऐसा टेबल चाहिए ही. तो उन्होंने क्या किया कि चलो कहा शायद ये रिस्टोर हो पाएगा, शायद ये रिस्टोर ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया. आई पेड द मैन and brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on it on the Christmas Eve. उन्होंने क्या किया, किसी आदमी को पैसे देके अपने गराज तक उसे ले आए और उन्होंने सोच लिया कि क्रिसमस ईव किसे बोलते हैं कि क्रिसमस का अगला दिन जो होता है उसे क्रिसमस ईव बोलते हैं, यानी कि 24 ऑफ दिसंबर के शाम को उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. उन्होंने पूरा टेबल टॉप खोल दिया और जितने भी ड्रॉर्स है वो सभी ड्रॉर्स वन बाय वन उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया. द विनियर हैड lifted almost everywhere. Veneer जो पूरी तरह से निकल चुका. It looked like water damage to me. उन्हें विनियर निकला हुआ दिखा, स्क्रॉच मार्क दिखे. उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद इसमें कोई वाटर डैमेज भी था. Both fire and water had clearly taken the toll on this desk. Taken a toll यानी अपना पूरा काम बखूबी से निभाया था. आग ने भी और पानी ने भी अपना काम बखूबी इस टेबल पे निभाया था, यानी कि दोनों ने टेबल को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side with my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अब क्या हुआ
तो सभी ड्रॉअर वन बाय वन आसानी से निकल गए, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉअर था वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं था। पूरा दम, पूरा फोर्स ऑथर ने उस पर लगा दिया। हाँ, पहले पहले उन्होंने अच्छी तरह या आसानी से निकल जाए ऐसे 2-3 ट्रिक यूज की, राइट, लेकिन वो ट्रिक्स काम नहीं लगी। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, तो अपन भी क्या करते हैं, जब भी कोई चीज खुलती नहीं तो उसे हम बाजू में से कुछ कुछ मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो थोड़ा ढीला हो जाए और वो निकल जाए। तो यहाँ अपने ऑथर ने भी ऐसा ही कुछ किया कि उन्होंने अपनी मुट्ठी से पूरा ड्रॉअर पूरे दम से खींचने की कोशिश की। ओके, लेकिन आगे जाके हुआ क्या, तो आगे जाके हुआ कुछ इस तरह से कि पूरा फोर्स जब उन्होंने लगा दिया तो फटाक से वो ड्रॉअर बाहर आ गया। जैसे ऐसे बोल सकते हो, उड़ के जैसे बाहर आ गया हो, ऐसा उड़ के वो ड्रॉअर बाहर आ गया। जैसा ही ड्रॉअर बाहर आया, उन्होंने देखा कि उस ड्रॉअर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट अ स्मॉल tin box. Sellotapped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. और हुआ क्या था, तो उसमें हुआ भी कुछ इस तरह से, ओके, कि जब वो उन्होंने सीक्रेट ड्रॉअर को देखा तो सीक्रेट ड्रॉअर में एक टीन बॉक्स पड़ा हुआ था। ओके, और टीन बॉक्स के ऊपर ही एक लेटर यानी कि किसी की हैंड रिटन नोट लिखी हुई थी। ओके, और वो हैंड रिटन नोट टीन के साथ सैलो टेप की मदद से चिपकाई हुई थी। ओके, और जब जब उन्होंने देखा तो जो हैंड राइटिंग थी जो नोट में, उसे उनको ऐसा लगा कि वो कोई शेकी हैंड राइटिंग थी। ओके, शेकी हैंड राइटिंग अपनी कब होती है, तो अपने पास जब कोई ठीक सी चीज ना हो जिसके ऊपर हम रख के कागज के रख के लिख सके, जब ऐसी कोई चीज ना हो या सिर्फ अपने हाथ पे अपने पेपर रखा हो और अपन लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो अपने हैंड राइटिंग थोड़े शेकी से आएंगे, राइट। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Scruple is equal to feeling that make you hesitate to do something wrong. Okay, किसी का भी लेटर ऐसा पढ़ना ये अच्छी बात तो थी नहीं। ओके, वो किसी का हैंड रिटन नोट था, किसी का लेटर था, लेटर पे डेट लिखी हुई थी January 25, 1915। ओके, एब्सोल्युटली वही दौर चल रहा है ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। ये उस टाइम का टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रही थी, तो उसी टाइम की ये नोट है। ओके, उसे उन्होंने उस नोट के साथ ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये नोट कहीं तक कहीं पहुंच ना पाए तो एक काम जरूर से करिएगा कि मेरी डेड बॉडी के साथ इसे भी दफन कर दीजिएगा। ओके, तो जितना भी कुछ लिखा हुआ था नोट्स में, वो सब कुछ अपने ऑथर ने वहां पे पढ़ तो लिया। शुरू में लेखक को ऐसा लगा किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी, अगर नोट पे ऐसा कुछ लिखा हो तो अपनी क्यूरियोसिटी अपने आप ही उसमें बन जाती है। तो क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने उस लेटर या एनवेलप को खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। द एड्रेस read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. Okay, वहाँ पे जो जिस शहर में अपने ऑथर रह रहे उसी शहर का एक एड्रेस दिया गया हुआ था। ओके, और लेटर अपना जो कोई भी था, उस लेटर पे डेट कौन सी थी, उस पे डेट थी December 26, 1914. Now let's go for the part 2 of the lesson. यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो लेटर था वो लेटर में क्या कुछ बताया गया है उसी के बारे में लिखा गया है। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक यानी अब आप लोग जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री की तरफ। तो देखिए अभी क्या होता है। डियरेस्ट कॉनी, इस लेटर में सबसे पहले सैल्यूटेशन में क्या है, तो सबसे पहले सैल्यूटेशन में लिखा गया है डियरेस्ट कॉनी, जिससे पता चल जाता है कि शायद किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए ये लेटर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, एक लड़की का नाम लिखा गया है जिनको वो कॉनी करके बुला रहे हैं, और डियरेस्ट कॉनी ऐसा सैल्यूटेशन भी यहाँ पे किया गया है। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम
of my mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. Absolutely, यहाँ पे जिम मैकफर्सन ने सिर्फ इतना ही लिखा है कॉनी को कि भाई मैं अभी आपको कुछ बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ कल हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओके, कल यानी ये लेटर किस टाइम का है, तो ये लेटर है December 26, 1914 का. तो उनके साथ जो बढ़िया चीज हुई है वो कब हुई है, वो क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को उनके साथ कोई बढ़िया सी चीज हुई है जो उनको तुरंत ही वो बताना चाहते हैं, यानी कि जिम कॉनी को ये तुरंत ही बताना चाहते हैं. वी वर ऑल स्टैंडिंग in our trenches. वो trenches yesterday morning. Trenches क्या होता है, तो आप लोग जानते ही हो कि जब भी सोल्जर्स अपने बॉर्डर के नजदीक रहते हैं तो वहां पे वो खड्डे खोद के अपनी पोजीशन, अपनी राइफल की पोजीशन में बैठे होते हैं. जो खड्डे खोदे होते हैं जिनमें अपने सोल्जर्स बैठ के पोजीशन लिए हुए बैठे होते हैं, उन खड्डों को बोला जाता है ट्रेंचेस. तो वो बोलते हैं कि यस्टरडे की बात है, हम लोग हमारे ट्रेंचेस में पूरी पोजीशन के साथ बैठे हुए थे. क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. जैसे क्रिसमस मॉर्निंग काफ़ी कोल्ड रहती है क्रिसमस मॉर्निंग पे, क्योंकि इट इज़ 25 दिसंबर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. और फ्रॉस्टी मॉर्निंग था. ओके, थोड़ी हैप्पी मॉर्निंग भी बोल सकते हैं. ओके, हाँ, नो डाउट दे आर एट वॉर, तो उनको लिए कोई हैप्पी मोमेंट तो होगा नहीं. ओके, वॉर 25 को भी छिड़ सकती है, नो डाउट अबाउट दैट. तो वो लोग तो अपने ट्रेंचेस में पोजीशन के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में एक तो बात चल रही थी कि चलो भाई आज क्रिसमस का दिन तो है, एक बढ़िया सा दिन तो अपनी लाइफ का है तो है. ओके, और मॉर्निंग एज यूजुअल जैसी क्रिसमस की मॉर्निंग थी वैसी ही एक मॉर्निंग क्रिसमस की वो भी थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिड्स, मैं सब बता रहा हूं आपको, फ्रिड्स बिगैन इट. ओके, एब्सोल्युटली अगर क्रिसमस का दिन है तो क्रिसमस तो सेलिब्रेट होगी ही होगी, भले ही हम बॉर्डर पे हो. ओके, क्रिसमस तो सेलिब्रेट होने ही वाली है. ओके, लेकिन वो बताते हुए शर्म महसूस करते हैं कि इस बार हमने क्रिसमस की शुरुआत हमने नहीं की, इस बार क्रिसमस की शुरुआत किसने की, फ्रिड्स लोगों ने की. फ्रिड्स कौन है, तो फ्रिड्स इज इक्वल टू जर्मन. एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बहुत पॉइंट आउट क्लियर करना चाहूंगा ताकि आप पार्ट को अच्छी तरह समझ सकें. ओके, जो जिम मैकफर्सन है ही इज अ ब्रिटिश सोल्जर. ओके, और जो फ्रिड्स लोग हैं वो है जर्मन सोल्जर. जर्मन सोल्जर्स को कई बार फ्रिड्स भी बोला जाता है. आप बोलोगे क्यों सर उनको फ्रिड्स क्यों बोला जाता है, तो आप जर्मनी में जाओगे ना तो हर तीसरे आदमी का नाम आपको फ्रिड्स मिलेगा. ओके, इस तरह से आप ब्रिटिश में जाओ या इंग्लैंड में जाओगे ना तो हर तीसरे चौथे आदमी का नाम आपको टॉमी मिलेगा. और यहां पे अगर आओगे ना तो यहां हर दूसरे तीसरे आदमी का नाम रवि मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, लड़की होगा तो उसका नाम पूजा मिलेगा. आप देख लीजिए. ओके, कहीं पे भी जाओ अमुक चौक्कस प्रकार के जो नाम होते हैं वो होते ही हैं. तो जर्मनी में ज्यादातर लोगों का नाम फ्रिड्स है, तो जर्मन्स को क्या बोला जाता है, फ्रिड्स बोला जाता है. तो टॉमी किसे बोला जाता है, ब्रिटिशर्स को ज्यादातर टॉमी बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटिश में ज्यादातर लोगों का नाम टॉमी ही रहता है. तो वो बोलता है कि भाई क्रिसमस ईव शुरू किया, क्रिसमस मनाना या सेलिब्रेट करना शुरू किसने किया, तो फ्रिड्स लोगों ने किया. या ब्रिटिश और जर्मन तो बहुत बड़े एनिमी थे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के सामने राइफल या बंदूक लेके खड़े हुए थे. लेकिन ये भूलिए मत ये क्रिसमस का दिन है, तो क्रिसमस तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने क्रिसमस मनाना शुरू नहीं किया. क्रिसमस मनाना शुरू किसने किया भाई, फ्रिड्स यानी जर्मन लोगों ने शुरू किया. ओके, मैं आपको यह भी याद बताना चाहता हूं कि जो अपने सोल्जर्स इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स जो बॉर्डर पर रहते हैं, जब भी ईद आती है अपने सोल्जर उनको बधाइयां देते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं. तो ऐसा भी होता है कि जब भी दिवाली आती है तो पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने यहां तो नहीं आ सकते, लेकिन वहां से अपने को वेल विशेस भेजते हैं और मिठाई भी बांटते हैं. ऐसा नहीं है कि वो लोग 365 दिन झगड़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. No man's land किसे बोलते हैं, तो no man's land यानी दो बॉर्डर के बीच की जो जगह रहती है उसे हम बोलते हैं no man's land. ओके, आप जानते हो चलो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर आपने देखी हुई होगी कि शायद फिल्मों में भी देखी हुई होगी.
तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक सर इंडिया की फेंस होगी और बीच में थोड़ी बहुत जगह होगी और सामने पाकिस्तान की फेंसिंग की हुई होगी। तो दो फेंस के बीच की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? नो मैन्स बोलते हैं। नो मैन्स लैंड पे कोई आदमी आ नहीं सकता। लेकिन वहां पे एक जर्मन सोल्जर था जो व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा था, नो लैंड्स के पास आता है और क्या बोलता है? हैप्पी क्रिसमस। और वो ब्रिटिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस विश करता है। क्या बोलता है? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी यानी क्या? तो जिस तरह जर्मन्स को क्या बोला जाता है? फ्रिड्स, तो इसी तरह ब्रिटिशर्स को क्या बोला जाता है? टॉमी। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सॉ some of us shouted back, same to you, Freds, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly, one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Okay, अब क्या हुआ कि उनको लगा कि बस सिर्फ ऐसा हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस बोल देंगे और बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। वहां एक और जर्मन सोल्जर था, वो भी अपने ट्रेंच से बाहर आया, वो भी अपने खड्डे से बाहर आया, उसने भी अपनी राइफल की पोजीशन छोड़ दी, उसने अपना व्हाइट फ्लैग वेव करते हुए वो कुछ बोला। क्या बोला? डोंट शूट लैड्स, लैड्स इज इक्वल टू बॉयज, डोंट शूट बॉयज, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। और यहां से किसी ने गोली नहीं चलाई, वरना अगर आप ट्रेंच के बाहर आओगे तो सामने वाला दुश्मन तो आप पे गोली चला ही देगा। लेकिन यू नो दैट क्यों वो लोग क्यों ट्रेंच के बाहर आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को मैरी क्रिसमस बोलने के लिए आ रहे हैं। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स up on the parapet, and another, keep your heads down, I told the man, it's a trick, but it wasn't. Okay, उसके बाद दो तीन और फ्रिड सोल्जर यानी कि जर्मन सोल्जर बाहर आए। ओके, तभी अपने जो जिम मैकपर्सन थे उन्होंने बताया कि भाई सभी लोग अपने हेड डाउन कर लो, ये शायद ट्रिक भी हो सकती है, हैप्पी क्रिसमस बोल के अपने पर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिम मैकपर्सन खामखाई इतना डर रहे थे। लेकिन चलिए, वर्ल्ड वॉर का टाइम है, डरना मुनासिब है। One of the German was waving a bottle about his head. It is a Christmas day, Tommy. We have snaps, we have sausages, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Okay, बस वहां से जो उनका लीडर था वो खड़ा होता है, एक बॉटल वेव करता है, यानी वो कोई कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है, जो वहाँ का फेमस कोल्ड ड्रिंक स्नैप है, उसको वो वेव करता है। सॉसेजिस दिखाता है कि वी हैव ड्रिंक, वी हैव ईटिंग, वी हैव एवरीथिंग। इतने में बहुत सारे लोग यानी कि 10-12 लोग चलते 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 उनकी तरफ आने लगते हैं। वो तकरीबन नो मैन्स लैंड की तरफ या नो मैन्स लैंड तक पहुंच चुके हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग आ सकते हैं ना। देखते हैं ब्रिटिश सोल्जर उनके सामने देखते हैं, जिम मैकपर्सन उनके सामने देखते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि हाँ, वहाँ पे उनके पास कोई राइफल वगैरह नहीं है, तो शायद ये लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का पैगाम लेके यहाँ पे आए हुए हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should. Okay, ऐसा कुछ हुआ कि वो एक्चुअली ऑफिसर, अपने जो जिम है वो वहाँ के ऑफिसर है, वो अपने जवानों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार कोई ट्रिक बिक जैसा नहीं है, वो तहे दिल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए, जब अपना दुश्मन खुले हाथ से अपने को बुला रहा हो तो अपन को अपने हाथ बांध नहीं लेने चाहिए, अपने भी खुले मन से उनका स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने जवानों को नहीं रोका। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टॉवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। अब ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ से जितने भी जर्मन सोल्जर्स आ रहे हैं, जर्मन सोल्जर्स के जो यूनिफॉर्म है वो कैसे थे? ग्रे थे वर्ल्ड वॉर 1 में। यहाँ से जो भी अपने ब्रिटिश सोल्जर जा रहे थे उनके यूनिफॉर्म कैसे थे? खाकी थे। तो बस वो नो मैन्स लैंड पे, जो किसी की भी जगह नहीं, ना जर्मन्स की है ना ब्रिटिशर्स की है, वो नो मैन्स लैंड है, किसी आदमी की वो ज़मीन नहीं है। वहाँ पे खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म्स एक दूसरे को मिलजुल रहे थे और एक दूसरे को विश कर रहे थे। एंड आई वॉज ऑफ दैम, I was part of this in the middle of the war. We were making peace. Yes, और जिम मैकपर्सन ये भी बोलते हैं कि मैं भी उन लोगों का पार्ट था, और बस इस युद्ध के बीच में ये जो चीज़ थी वो हमें
पीस की तरफ या शांति की तरफ ले जा रही थी. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. ओके, वो अपनी जो कॉनी है, अपनी वाइफ्स है, उनको ये बताते हैं कि मैं अपनी जितना मैं खुश हुआ था मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से एक जर्मन ऑफिसर मेरे सामने आता है, ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ता है, जो एक आर्मी की जो स्टाइल होती है उस स्टाइल में उसने मेरा हैंड शेक किया और उस आदमी ने मुझे बताया कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Okay? और वो अपना नाम और काम दोनों बताता है. Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. वहाँ पे वो जर्मन सोल्जर जो फ्रिट्ज था वो अपना नाम बताता है, किस शहर से और क्या काम करता है वो बताता है. वो बताता है कि आई एम अ सैलिस्ट. सैलिस्ट यानी सैलोइस्ट मीन्स व्हाट. तो सैलो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वो बोलता है कि मैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ. ओके, तो इस तरह से जिम मैकपर्सन बोलते हैं कि यस, मैरी क्रिसमस टू यू वुल्फ. एक्चुअली माई नेम इज जिम मैकपर्सन और मैं एक स्कूल टीचर हूँ. कहाँ पे स्कूल टीचर हूँ? तो इंग्लैंड के डोरसेट नामक टाउन में मैं स्कूल टीचर हूँ. आपको लगेगा ये एक स्कूल टीचर है, एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाला आदमी है, ये लोग युद्ध भूमि पे क्या कर रहे हैं, ये लोग वॉर पे क्या कर रहे हैं, ऐसा आपको शायद लगा होगा. लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है. वहाँ पे ऐसा हुआ था कि सभी लोगों को, जितने भी सिटीजन्स ब्रिटिश थे या जितने भी सिटीजन्स जर्मन थे, उनको कंपल्सरीली आर्मी ज्वाइन करना पड़ता था. राइट? अभी ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में ना आ जाए, ऊपर वाले से यही दुआ अपने को करनी है. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद ऐसा हो कि अपन को भी ऐसे युद्ध भूमि पे या वॉर सिचुएशन में जाना पड़े. ओके, भले ही हम टीचर हो, भले ही हम इंजीनियर हो, शायद हम डॉक्टर भी हो, लेकिन हमें जाना पड़ता है अपने देश के लिए, अपन को जाना पड़ता है. ओके, चलिए अब क्या हुआ? तो जिम मैकपर्सन वहाँ पे है या एब्सोल्युटली हैंस वुल्फ वहाँ पे है. ओके, अब क्या होगा? हाँ, डॉसेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. Okay, जब वो हैंस वुल्फ के यानी वो जर्मन सोल्जर के साथ अपने जिम मैकपर्सन बात करना शुरू करते हैं तो वो डोरसेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है. राइट? दूसरा, वो अच्छा इंग्लिश भी बोल लेता है. ओके, तो इन सब चीज़ों से अपने जो जिम मैकपर्सन है काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं. वो हैंस वुल्फ को यानी कि वो जर्मन सोल्जर को पूछ ही लेते हैं कि आप इतना सारा डोरसेट मेरे गांव के बारे में इतना सारा क्यों जानते हैं? तो कैसे जानते हैं, क्यों नहीं, कैसे जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जब स्कूल में था तो मैंने डोरसेट की ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इंग्लिश बुक का मैं पहले से ही एक फ़ैन रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश नॉवेल्स या इंग्लिश बुक पढ़ी है, तो मेरा इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा है. ऐसा जर्मन सोल्जर हैंस वुल्फ ने जिम मैकपर्सन ब्रिटिश सोल्जर को बताया. ओके, डॉरसेट इंग्लैंड का एक ऐसा टाउन है जो बेहद ही ब्यूटीफुल है. आपने कई बार बॉलीवुड में डॉरसेट को देखा हुआ है, बॉलीवुड की फिल्मों में, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में आपने डॉरसेट को देखा होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये डॉरसेट है. ओके, कभी गूगल पे डॉरसेट इमेजेस सर्च कीजिएगा, आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा, हाँ मैंने तो ये सीन इस फिल्म में देखा था, अरे यार ये सीन तो इस फिल्म में भी था. राइट? तो डॉरसेट बहुत ही फेमस जगह है. तो जर्मन्स डॉरसेट के बारे में काफ़ी हद तक जानते थे क्योंकि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है. नो डाउट अबाउट दैट. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हाउडी. His favorite book, Far from the Madding
crowd so out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Ock and Sergeant Troy and Dorset. ओके बस वो लोग नो मैंस लैंड पे बैठे हुए हैं, शांति से सॉसेजेस खा रहे हैं, वहाँ से जो ड्रिंक लाए हैं फेवरेट वाला जो जर्मन ड्रिंक है वो लोग पी रहे हैं, और वो लोग अपने फेवरेट बुक फेवरेट ऑथर अच्छे से जो सार्जेंट होते हैं उनके बारे में, डॉर्सेट गांव के बारे में ओके बहुत सारी बातें करते हैं. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. वो भी बताता है, जर्मन सोल्जर ये भी बताता है कि मेरी एक वाइफ है और मुझे अभी 6 महीने पहले ही मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है. यानी उनका बच्चा सिर्फ अभी 6 महीने का ही है, लेकिन उनके पापा कहाँ पे हैं, तो वो अभी वॉर सिचुएशन में फंसे हुए हैं. आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. ओके बस वहाँ पे देखिए तो आपको वॉर जैसा कोई माहौल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि खाकी वर्दी वाले, ग्रे वर्दी वाले सभी लोग नो मैंस लैंड पे खड़े हुए हैं. बस वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, जो करना है बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ जैसे पुराने दोस्त मिल चुके हो, ऐसा कुछ माहौल वो नो मैंस लैंड पे हुआ है. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Okay, Connie ने यानी कि जिम मैकपर्सन की वाइफ ने स्पेशली उनके लिए क्रिसमस पे एक मर्जीपैन टाइप की केक बनाई हुई थी. ओके मर्जीपैन एक ऐसी केक है जो शुगर, एग्स और आलमंड्स की या आर्मीज के गार्निशिंग के साथ पेश की जाती है. तो ऐसी एक मर्जीपैन जिम मैकपर्सन के साथ थी. तो उन्होंने जो कॉनी उनकी वाइफ ने जो उनके लिए केक भेजा था, वो केक वो किसके साथ शेयर करते हैं, अपने दुश्मन जो है जर्मन्स, फ्रिड्स जो है या हैंस वुल्फ है उनके साथ ये शेयर करते हैं. ओके और हैंस कॉनी की बनाई गई केक का काफ़ी फ़ैन बन जाता है और बोलते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा अच्छी मर्जीपैन कभी चखी नहीं है. देन समवन आई डोंट नो who brought out a football. Okay, great coats were dumped in piles to make a goal post, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Okay, अगर ऑथर काफ़ी सरप्राइजिंगली या जिम मैकपर्सन काफ़ी सरप्राइजिंगली ऐसा बताते हैं कि मालूम नहीं यार वहाँ पे कौन फुटबॉल लेके आ गया. नो मैंस लैंड पे कोई एक सोल्जर था, वो फुटबॉल लेके आ गया. जैसा ही फुटबॉल को देखा तो जर्मन्स तो फुटबॉल के दीवाने हैं. ओके उन्होंने क्या किया, तो दोनों तरफ एक गोल पोस्ट बना दिए. ओके और बोला कि चलो एक एक गेम हो ही जाए. दुश्मन के साथ क्रिसमस के दिन पे फाइट की जगह क्या चल रहा है भाई, तो टॉमी यानी ब्रिटिशर्स, फ्रिट्ज यानी जर्मन्स, उनके बीच में क्या हो रही है, तो इनके बीच में वेरी सरप्राइजिंगली एक फुटबॉल की मैच हो रही है. क्या बात है बॉस. ओके चलिए देखते हैं. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Okay, उन्होंने जोर से तालियां बजाना शुरू की. और आप जानते हो कि वो सोल्जर्स होते हैं ना, अपने पैरों को थंब करते हैं, जोर से वो जमीन पे अपने पैर को यूं पटकते हैं कि एक थंपिंग साउंड क्रिएट हो जाता है. ओके और सुबह की ठंड में अगर फुटबॉल खेलने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया वाली बात तो कोई है ही नहीं जर्मन्स के लिए. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how he should resolve this war. Okay, बस अब कंधे से कंधा मिला के वो लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके एक दूसरे की सांस में सांस मिला के या ताल से ताल मिला के वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. ओके जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ यानी कि दोनों सोल्जर्स जो अपोजिट है, दोनों सोल्जर्स जो एनिमी हैं, वो एक दूसरे के सामने देखते हैं और हैंस बहुत ही बढ़िया बात बोलते हैं. हैंस बोलते हैं कि काश ये वॉर का सॉल्यूशन भी
एक फुटबॉल मैच के द्वारा आ जाए। चलो यार, एक जर्मन्स और फुटबॉल और ब्रिटिशर्स के बीच में फुटबॉल मैच करवा दो, जो फुटबॉल मैच जीतेगा वो जंग जीत गया है यार। ओके, इतना खून खराबा करने की कहाँ ज़रूरत है। ओके, क्या बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ओके फाइन, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। वो बोलता है कि किसी की मौत नहीं होगी, कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, या कोई भी लड़की विडो यानी कि विधवा नहीं बनेगी, अगर फुटबॉल से ही इन सब चीज़ों का अगर हम समाधान ढूंढ ले तो। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। लेकिन जिम मैकपर्सन ब्रिटिशर है, उनको फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को तो किस में इंटरेस्ट आता है, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम आप जानते हो क्रिकेट में कितना बढ़िया कमाल करती है, आप जानते ही हो। तो उन्होंने बोला कि तुम फुटबॉल की फेवर करो, लेकिन मैं बोलूँगा कि जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच होनी चाहिए। क्रिकेट मैच रखवाओ भाई, इंग्लैंड वाले ही जीतेंगे। फुटबॉल रखवाएंगे तो फुटबॉल की मैच रखवाएंगे तो डेफिनेटली जर्मन्स ही जीतने वाले हैं। ओके देन we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Okay, बस इसी चीज़ पे दोनों दुश्मन के जो सोल्जर्स है वो हंसना शुरू कर देते हैं। ओके, और बाद में दोनों साथ में बैठ के जो उन लोगों की मैच चल रही है वो मैच देखना शुरू कर देते हैं। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2-1। ओके, बस वो कॉनी को इतना ही बताते हैं कि कॉनी क्या बताऊँ यार, जर्मन्स बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं। वो लोग 2 गोल कर गए, हम सिर्फ एक ही कर पाए यार, वो जीत गए। बट एज Hence Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन चलिए, जिम मैकपर्सन के फेवर में एक बात आती है, वहाँ पे हैंस ऐसा बोलता है कि नहीं, जो आपने भले एक गोल किया लेकिन बहुत ही बढ़िया वाला गोल किया, भले ही हमने 2 किए लेकिन आपका एक गोल काफ़ी बढ़िया था। The time came and all too soon when the game was finished. The snaps, the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. That is, the fighting would end and we could all go home. बस देखते ही देखते इन सब चीज़ों में काफ़ी समय बीत जाता है। सारे ड्रिंक, सारा खाना, सारे सॉसेजेस, सब कुछ, सारा खेल सब खत्म हो गया। बस अब बारी है जर्मन्स को जर्मन साइड जाने की और एब्सोल्युटली ब्रिटिशर्स को अपनी साइड आने की। ओके, बस जाने से पहले वो जर्मन सोल्जर हैंस वुल्फ को जिम मैकपर्सन सिर्फ गुड विशेस देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बहुत जल्द अपने घर तक पहुंच जाए और अपने छोटे से बच्चे के साथ आप रहना शुरू कर दें। ऐसा ही मैं विश करना चाहूँगा। सामने हैंस भी यही सोचते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, अब ज़्यादा लोगों का खून ना बहे तो ही इसमें अच्छा है। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। वो बस हैंस ऐसे ही बताता है कि यस, हमारी तरफ से भी सभी लोगों की ऐसी ही इच्छा है कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर जिंदा वापस जा सकें। ओके, वो जिम मैकपर्सन को बोलते हैं कि मैं आज का दिन अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलने वाला और ना ही जिम मैं तुमको भूलने वाला हूँ। ओके, कि एक दुश्मन जो कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए मेरा सबसे बढ़िया वाला दोस्त बना था। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards that trenches. Okay, बस वो लोग चले गए अपनी तरफ। मैकपर्सन आ जाते हैं अपनी तरफ। दूर से वो फिर से एक बार हैंस को देखना चाहते हैं, क्योंकि अब दोबारा वो हैंस को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे वो नहीं जानते। बस थोड़ी देर में ग्रे यूनिफॉर्म के बीच में हैंस कहीं पे खो जाते हैं। दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स क्या होता है, तो डग आउट एक ट्रेंच की तरह ही होता है, लेकिन ट्रेंच में वहाँ पे सोल्जर्स गन की पोजीशन के साथ खड़े मिलते हैं। ओके, बट डग आउट्स में क्या होता है, तो डग आउट्स भी एक खड्डा जैसा ही होता है, लेकिन उसमें सोल्जर्स रह सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ जगह है। राइट, तो दैट नाइट back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. Okay, बस उस दिन रात को जब क्रिसमस ख़त्म होने को आई तब सभी जर्मन सोल्जर्स कैरल्स गा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ नवरात्र पे जो बहुत सारे हम लोग अम्बे माँ के लिए बहुत
सारे जो नवरात्रि के गाने गाते हैं ना, ओके, जिसे हम बोलते हैं गरबा, गरबा गाते हैं ना, ओके। तो इसी तरह से क्रिसमस में क्या होता है, तो इसी तरह क्रिसमस में होता है कैरल्स। तो एब्सोल्युटली जर्मन्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत सारे कैरल्स गाना शुरू किया। इट वॉज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, ओके, और सबसे बैड है स्टिल नाइट साइलेंट नाइट वाला कैरल उन्होंने गाना शुरू किया। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्स वॉच्ड, ओके। और इस तरफ से जो हमारे सोल्जर थे उन्होंने भी उनके साथ गाना शुरू कर दिया। एक कोरस जैसा माहौल बन गया। आसपास के गांव में जितने भी शेफर्ड्स थे, ओके, वो लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे, ओके, कि यार ये दोनों तो दुश्मन हैं, आज दोस्त कैसे बन गए, ओके। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। बस थोड़ी देर तक ये कैरोल्स वाला सीन भी चला और उसके बाद सब लोग साइलेंट हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। बस वो इतना ही सोचते हैं कि हमारा जो पीस वाला टाइम था, जो गुडविल वाला जो अपना टाइम था, वो टाइम अब ख़त्म हो गया है, लेकिन जब तक मैं जीऊँगा तब तक ये जो मोमेंट है, ये जो समय है, वो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेगा। नो डाउट अबाउट दैट। डियरेस्ट कॉनी, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory, okay। बस वो कॉनी को एक ही बात बताते हैं कि शायद नेक्स्ट क्रिसमस तक क्या होगा इस वॉर में, nobody is knowing that, पर मैं इतना ज़रूर से जानता हूँ कि नेक्स्ट क्रिसमस तक ये वॉर बहुत सारे लोगों के लिए एक स्कैर, एक डर बन जाएगा। और हुआ भी कुछ इस तरह से कि वो जो मेमोरी थी युद्ध की, वो काफ़ी ड्रेडफुल, काफ़ी भयानक हो चुकी सभी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो लेटर कभी भी जिम मैकपर्सन पोस्ट नहीं कर पाए। उनका ही वो टेबल था, रॉयल टॉप टेबल, और किसी का नहीं था, वो जिम मैकपर्सन का था। उन्हीं के एटिक में वो एक सीक्रेट ड्रॉअर में, एक टीन बॉक्स में वो लेटर वहाँ का वहाँ रह चुका। जिम मैकपर्सन युद्ध से कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। सबसे दुखद घटना यही है। तो सामने अगर आप देखा जाए तो जर्मन सोल्जर्स भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। यह सबसे खराब चीज़ यही हुई कि ना जिम मैकपर्सन कभी एब्सोल्युटली कॉनी को मिल पाए, ना ही वो अपने हैंस वुल्फ, अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को दोबारा देख पाए, ओके। बस उनका दी एंड उसी टाइम पे हो गया। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। बट फिर भी जिम मैकपर्सन ने इस लेटर में एक प्रॉमिस किया हुआ था कॉनी को कि मैं दोबारा तुम्हें ज़रूर से मिलूँगा, नेक्स्ट क्रिसमस पे आऊँगा तो ज़रूर, ओके, लेकिन मैं आपको ज़रूर से मिलूँगा। हाँ, वो हमेशा ही जिम मैकपर्सन यहाँ हमेशा ही कॉनी को क्रिसमस पे मिलने का वादा करते हैं, लेकिन कभी भी वो पहुँच नहीं पाते। आप सोचोगे सर इतना कुछ हो सकता है क्या कि वो 2-3 क्रिसमस तक अपने घर पे नहीं पहुँच पाए? हाँ, आप जानते हो कि अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो तकरीबन 5-5.5 साल तक चला था, तो 5 क्रिसमस तक चला था। तो हर बार जिम मैकपर्सन कॉनी को ऐसा ही एक प्रॉमिस देते थे कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं क्रिसमस पे ज़रूर आऊँगा। ये क्रिसमस उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि वो कॉनी के साथ बिताएंगे, लेकिन वो कॉनी के साथ नहीं बिता पाए, ओके। उन्होंने ये अपने नए फ्रेंड जो जर्मन फ्रेंड हुए थे 1-2 घंटों के लिए उनके साथ ही उन्होंने ये क्रिसमस मनाई। इस क्रिसमस का भी प्रॉमिस उन्होंने कॉनी से किया हुआ था, लेकिन वो जा नहीं पाए। बस जब कोई अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या बोलता है, अगले साल ज़रूर से करूँगा। बहुत ही ट्रेजेडी है। लेट्स गो फॉर सीन नंबर 3। आई फोल्डेड, अब जो प्रेजेंट टाइम है वो आ गया, ऑथर वाला टाइम आ गया, वी कैन से। आई फोल्डेड द लेटर अगेन and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. अब ऐसा हुआ कि पूरी रात ये पूरा लेटर पढ़ के उनको बिल्कुल नींद आई, अपने ऑथर को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये लास्ट लेटर उस लेडी तक तो पहुंचाना ही है। दूसरे मॉर्निंग उन्होंने नक्की कर लिया कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपॉट just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beach is where, house number 12,
turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew about the whereabouts of Mrs. Macpherson. ओके, अब क्या हुआ, तो दूसरे दिन जो एनवेलप पे लिखा हुआ एड्रेस था, वो एड्रेस पे अपने ऑथर पहुंच तो जाते हैं. ओके, वहां पे एक बच्चा अपने कुत्ते को या अपने पपी को वो टहलाने निकला था. उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ पे है. ओके, वहां के बच्चे ने भी आसानी से वहां का एड्रेस बता दिया. उस एड्रेस पे अपने ऑथर पहुंचते, जाके देखते क्या है, तो जाके उन्होंने देखा तो पूरा हाउस बर्न डाउन हो चुका था, जल चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था. ऐसा बोल सकते हैं कि वहां का मकान, जो 12 नंबर का जो मकान था मिसेस मैकपर्सन का, वो खंडेर में तब्दील हो चुका था. तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को किसी भी कीमत पे मिसेस मैकपर्सन को तो मिलना ही है. ओके, तो उन्होंने उसके बाजू में जो मकान था उसका दरवाजा खटखटाया और उन्होंने पूछा कि आप मैकपर्सन के बारे में जानते हो. ओके, मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हो. ओ यस, said the old man in his sleepers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't it? वो आदमी उसको ऐसा बताते हैं कि हाँ अरे बहुत ही लवली लेडी है. ओके, बहुत ही लवली लेडी है. ओके, या लेकिन उम्र के साथ साथ वो थोड़ी मडल हेडेड हो चुकी है. मडल हेडेड मानी कंफ्यूज्ड जिसे बोलते हैं, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे कुछ पता नहीं चलता. ओके, तो थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई है. कंफ्यूज वाले लोगों को हम बोलते हैं मडल हेडेड. हाँ, 100 year and 1 year old. और वो बताते कि वो आज 101 साल की है. तो 101 साल की उम्र में तो ऐसा कुछ होता ही, आप जानते ही हो. वो ऐसा उनको बताते हैं. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was टू एक्सपेंसिव. अब वो जो साथ साथ में ये भी बताते हैं कि जब इस घर में आग लगी थी ना, तो मिसेस मैकपर्सन अंदर ही थी. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें कैंडल्स जलाने का शौक था. वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी, कैंडल्स जलाती थी, तो शायद कैंडल से ही आग लगी होगी. वो कैंडल्स इसलिए जलाती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगी है. तो आजू बाजू वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं कि शायद उनके कैंडल्स की वजह से ही उनके घर में आग लगी होगी. ओके, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. He told me, okay, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. Okay, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी वो यहाँ पे नहीं रहती. अभी वो कहाँ पे रहती है, तो अभी वो नर्सिंग होम में रहती है और नर्सिंग होम का एड्रेस भी वो ऑथर को बताते हैं. ओके, या अभी आगे क्या होता है. I found, okay, Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. Okay, क्या बात है बॉस. ओके, अभी ऑथर ने तो ऐसा सोच ही लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज क्रिसमस का ही है. ओके, और क्रिसमस एक ऐसा दिन है कि हमें किसी ना किसी को तो प्रेजेंट देनी ही चाहिए. ओके, और ये जिम मैकपर्सन का इतना सालों पुराना लेटर जो कॉनी के लिए उन्होंने लिखा था, तो कॉनी तक तो ये लेटर पहुंचना ही चाहिए. मैं ऐसा समझूंगा कि यही मेरी क्रिसमस गिफ्ट है. किसके लिए? कॉनी के लिए. ओके, तो उन्हें नर्सिंग होम ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, वो आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं. जैसे ही वो नर्सिंग होम के हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ पूरा डेकोरेट किया हुआ था. इट वॉज कम्प्लीटली डेकअप विद ट्रीज एंड यू नो दैट ड्रीमर्स एंड चेन्स एंड पेपर एंड एवरीथिंग. इट वॉज क्वाइट वेल डेकोरेटेड. सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि वहाँ लोप-साइडेड एंजल ऑन द टॉप. ओके, और वहाँ पे एक ऊंची जगह पे एक एंजल, लोप-साइडेड एंजल, ओके, उसका भी एक स्टैच्यू लगा हुआ था. यू नो दैट वेल कि जो अपने जीसस है, तो जीसस के जो चाहने वाले हैं या जीसस के जो अनुयायी है, जो फॉलोअर है, उन्हें एंजल बुलाया जाता है. तो एक एंजल का भी वहाँ पे स्टैच्यू था. यहाँ पे एंजल कौन है, आप समझ सकते हो कि यहाँ इतने सालों पुराना लेटर अगर मिसिस या मैकपर्सन को कोई देने आया है तो वो ऑथर है. तो यहाँ आप यहाँ ऑथर को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ? वो एंजल के स्टैच्यू के साथ आप उसे रिलेट कर सकते हो. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट.
I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. Okay, वहाँ पे वो जाते हैं, मैट्रन जो पूरे नर्सिंग होम का ख्याल रखती है, उनको बोलते हैं कि मैं यहाँ पे मिसिस मैकपर्सन को मिलने आया हूँ. वो वहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे मिसिस मैकपर्सन जैसे ओल्डीज वहाँ पे थे, या ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि उम्र दराज लोग वहाँ पे थे. ओके, उन्होंने सभी ने अपने 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 सर पे वो पेपर वाली जो टोपी आती है, वो जो हम बर्थडे पे ज़्यादातर पहनते हैं, ऐसी कार्डबोर्ड वाली या पेपर वाली टोपियाँ यानी हैट भी पहनी हुई थी. मैट्रन ने भी ऐसा कुछ पहना हुआ था. वो मैट्रन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मैं मिसिस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया हूँ. आई एम वन ऑफ हर फ्रेंड्स. आप ऐसा समझ सकते हैं, राइट. तो वो ऐसा सुनते ही वो काफ़ी खुश हो गई. क्यों? शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. मिन्स पाई वो एक वन काइंड ऑफ पाई. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मिसिस मैकपर्सन इज नॉट इन with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. Okay, वहाँ पे मैट्रन भी खुश होती है कि चलो कोई ना कोई तो मिसिस मैकपर्सन से मिलने आया. वैसे मिसिस मैकपर्सन को कोई मिलने नहीं आता. जब वो कॉरिडोर में जा रहे थे तो अब उन्होंने बताया कि यार आज मालूम नहीं, मैंने वर्षों से एक चीज़ मार्क की हुई है. मैट्रन वही बताती है कि जब भी क्रिसमस होती है ना, ओके, तो मिसिस मैकपर्सन नो डाउट अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी मफल्ड रहती है, थोड़ी मडल्ड रहती है, थोड़ी कंफ्यूज रहती है, लेकिन क्रिसमस पर तो वो खास कर ज़्यादा ही कंफ्यूज दिखती है. तो मैंने सोचा कि उनको रेस्ट करना चाहिए, ना कि हम लोगों में शामिल होना चाहिए. तो वो अपने रूम में शायद रेस्ट कर रही होंगी. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, so I am sure she shall be she will be only too pleased to see you. She took me into her conservatory with wicker chains and potted plants all around and left me. Okay, अब वो कुछ नहीं करती. वो मैट्रन बोलती है कि चलिए उनके फैमिली में उनको कोई मिलने नहीं आता. आप जानते हो कि कोई फैमिली नहीं है. शायद आज क्रिसमस पे देख के वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी. मैं भी उनके लिए बहुत खुश हूँ कि चलो आज तो कोई उनको मिलने आया. हर क्रिसमस पे वो किसी का इंतज़ार करती हैं. आप समझ गए ना वो किसका इंतज़ार कर रही है यार? वो जिम मैकपर्सन का इंतज़ार कर रही है. आज वो 101 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिम मैकपर्सन का इंतज़ार करना छोड़ा नहीं है. अब ये भी जानते हो कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे और बहुत सारे लोगों की लाशें भी नहीं मिली थी, या बहुत सारे लोग गुमशुदा हो गए थे. बस तो ऐसा ही कुछ हुआ था जिम मैकपर्सन के साथ कि वो भी वॉर में कहीं पे गुमशुदा हो गए थे. लेकिन जिम मैकपर्सन हमेशा ही क्या बोलते थे कि क्रिसमस पे मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हें मिलने, क्रिसमस पे मैं ज़रूर आऊँगा. बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या इन्हीं सब बातों की वजह से मिसिस मैकपर्सन हमेशा ही क्रिसमस पर कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रहती है. ओके, वो अपने विकर चेन्स और पॉटेड प्लांट्स के बीच में कहीं पे बैठी हुई है. वह मैट्रन वहाँ पे ले जाती है ऑथर को और वहीं पे उनके छोड़ के चली जाती है. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. She had silver white hair pinned into a wispy bun. Okay, उन्होंने वो बन यू नो दैट. ओके, जो ज़्यादातर जो बूढ़ी औरतें होती है वो बन बनाती है अपने बालों का, राइट. तो वो बन जैसा जो कुछ पीछे बनाती है बालों का गुच्छा, उसे बन बोलते हैं. ओके, और आराम से वो अपनी व्हील चेयर पे बैठी हुई है. विजिटर उनको मिलने आए, उनकी तरफ उनका कोई इतना खास ध्यान नहीं है. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो सिर्फ और सिर्फ गार्डन की तरफ देखती रही है. हेलो, आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. ओके, वो घूमती हैं, जैसा ऑथर ने हेलो बोला वो घूमती है, वो ऑथर के सामने देखती है. एक खालीपन, वैकेंटली यानी खालीपन से देखती हैं कि ये कौन आ गया भाई. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. अब राइटर ने क्या बोला? राइटर बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आप जानते हो कॉनी उनको सिर्फ एक ही आदमी बुलाता था. कौन? Absolutely, Macpherson, Mr. Macpherson. I went on. I found this. I think it's yours. As I was picking, her eyes never left my face. बस जब वहाँ पे गए, उन्होंने वो टीन का डब्बा जिनमें मिस्टर मैकपर्सन का वो एनवेलोप लिखा गया था, वो उनको दिखाते हैं.
लेकिन उनकी नज़र वो टिन के बॉक्स पे जाती ही नहीं है, वो प्रेजेंट पे जाती ही नहीं है, जिम मैकपर्सन के लेटर पे उनकी नज़र जाती ही नहीं है। उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ गड़ी कहाँ पे है, तो उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ ऑथर के चेहरे पर ही गड़ी हुई है। क्या बात है बॉस। ओके, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. Okay, हुआ भी क्या, तो हुआ कुछ इस तरह से कि ऑथर सभी चीज़ें के बताते हैं जिम मैकपर्सन के बारे में कि वो किस तरह से यहाँ पे पहुंचे, किस तरह से उन्होंने वो रोल टॉप टेबल बॉक्स दिया होता, उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर में से मुझे ये मिला, ये सब मैंने पढ़ा, ये सभी बातें वो उनको बताते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी बात को वो ध्यान से सुन नहीं रही थी। उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे थी, तो उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ ऑथर के चेहरे पर ही थी। ऐसा क्यों, देखते हैं। शी सेड नथिंग but stroked her letter tenderly with her fingertips. Okay, बस वो सिर्फ और सिर्फ लेटर पर बहुत धीमे से अपना, बहुत हल्के से अपना हाथ घुमाती है। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. बस वो और कुछ नहीं करते हैं, अपने ऑथर का हाथ अपने हाथों में लेती है, कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ उनकी आंखें ही बोल रही है और आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। You told me You will come home by Christmas, dearest, she said. क्या बात है, इसी ये सबसे इमोशनल लाइन है। रोते रोते ये बोलते कि मैकपर्सन, जिम तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हर बार बोलता था कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा, क्रिसमस पे आऊँगा, इतनी देर में, इतनी देर के बाद आने का। ओके, ऐसा कुछ कंप्लेन के मूड में, लेकिन फुल ऑफ लव ये बात वो उनको बताती है। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। वो ऑथर को ही जिम समझने लगी है। वो इतने सालों से क्रिसमस पे इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ जिम का करती थी। वो जानती थी कि क्रिसमस पर उन्हें कोई मिलने आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जिम ही होगा, और उन्होंने ऑथर में जिम को ही देख लिया और उन्होंने ऑथर को ही जिम समझ लिया। वो बोलती है, अब कुछ मत बोलो, बस शांति से मेरे पास में आके बैठे जाओ। मेरी जो कोई बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट हो ना, तो ये टीन का डब्बा, ये लेटर बेटर और कुछ नहीं है, तुम हो मेरी सबसे बेस्ट गिफ्ट। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक्स। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। ओके, वो बताती है कि मैं कई सालों से तुमने जो लेटर्स मेरे को लिखे थे, मैं हर रोज़ वो लेटर पढ़ती हूँ, हर रोज़ वो लेटर मैं पढ़ती हूँ। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेटर में से तुम बोल रहे हो और तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड नाउ यू आर, लेकिन अब तुम खुद ही यहाँ पे आ चुके हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब ये लेटर मैं नहीं पढ़ूंगी, ये लेटर तुम्हें मुझे पढ़ के सुनाना होगा। फाइन, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? वो पूछती हैं कि इतना तो करोगे ना मेरे लिए, अगर मुझे इतना इंतज़ार करवाया है तो इतना तो मेरे लिए करोगे ना जिम? ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। बस इस बार मैं तुम्हारा रियल वॉइस सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। ओके, और बस एक बार एक थोड़ा बहुत इस लेटर में से जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, बाकी मैं तुम्हारी फेवरेट चाय तुम्हारे लिए बना के लाऊंगी। इतनी खुश वो किसी भी क्रिसमस पे नहीं हुई जितनी खुश मिसिस मैकपर्सन आज अपनी गिफ्ट पाके वो खुश हो चुकी है। और गिफ्ट वो लेटर नहीं है, वो टीन का डब्बा नहीं है, गिफ्ट है खुद मिस्टर मैकपर्सन, जिनके रूप में मैं ऑथर वहाँ पे आए हुए हैं। नथिंग एल्स। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्ज़ीपैन अराउंड। ओके, आई नो हाउ मच यू लव मर्ज़ीपैन। ओके, और वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए मर्ज़ीपैन केक भी बनाई हुई है, मुझे मालूम है तुम्हें मर्ज़ीपैन कितनी पसंद है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मर्ज़ीपैन बनाई हुई है। ओके, आप सोचिए कितनी सारी क्रिसमस चली गई,
जिम मैकपर्सन कभी भी वॉर से वापस लौटे ही नहीं हैं। चलिए आज उनका लेटर जो लिखा हुआ था, जो उन्होंने पोस्ट नहीं किया था, किसी वजह से ऑथर के हाथ में आ जाता है। ऑथर वो लेटर पहुंचाने के लिए, अ रियल एंजल, ऑथर अपने रियल एंजल है, वो लेटर पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके ऑथर में ही उनको कॉनी को जिम मैकपर्सन दिख जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यही है मेरी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। शायद इसी दिन के लिए, इसी दिन को देखने के लिए, इसी क्रिसमस को मनाने के लिए एब्सोल्युटली कॉनी इतने सालों तक जिंदा रही। शायद 101 साल तक वो जिंदा रही। ओके, वो हर साल अपने जिम के लिए वो एक मर्जी पैनकेक बनाती ही थी, लेकिन हर बार क्रिसमस ख़त्म होते ही मर्जी पैन फेंकना पड़ता था। न जाने कितनी क्रिसमस चली गई जिनमें उन्होंने ये मर्जी पैन केक बनाया था और केक को फेंका था, लेकिन ये ऐसी एक क्रिसमस आई है जिसमें वो खुद अपने हाथों से चाय बना सकती है और मर्जी पैन अपने जिम मैकपर्सन को खिला सकती हैं। भले ही वो ऑथर हो, लेकिन वो अपने लिए ऑथर है, लेकिन कॉनी के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम मैकपर्सन के उनके लविंग हस्बैंड है। काफ़ी इमोशनल लेसन था। आई थॉट आपको ये लेसन पसंद आया होगा। हियर डीएम सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।